हो गया हमारा स्टार्ट। देखो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे वोल्टेज रेगुलेशन, बट हम सोचे कि आज हम लोग फेजर डायग्राम को क्लियर करते हैं। ठीक है, सबको फेजर डायग्राम क्लियर है ना, कैसे बनाते हैं? जिस तरीके से हम लोग वहां पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में देखे थे पावर सिस्टम का, उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे लैगिंग का। जब हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करेंगे, सारा का सारा फॉर्मूला, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, इनफैक्ट सारा चीज सेम आएगा। ठीक है, बस हम लोग को क्या ध्यान रखना है, हम लोग को सबसे पहले सिंक्रोनस जनरेटर का सर्किट डायग्राम चाहिए। वो कैसा होता है? एक तो ईएमएफ सोर्स होगा, फिर होगा हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस, फिर आर्मेचर का रिएक्टेंस। ये हो जाएगा हमारा ईएफ, ये हो जाएगा हमारा आर ए, ये हो जाएगा हमारा एक्स एस, और ये टर्मिनल यहाँ पे ये हो जाएगा वी टी। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कौन क्या क्या है। वेयर ईएफ क्या है बताओ? इंड्यूस्ड ईएमएफ। आवाज मेरा जा रहा है ना? यस सर। यस सर। आर ए क्या है हमारा? आर्मेचर आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, फिर हमारा एक्स एस। तो एक्सेस का भी क्लासिफिकेशन, इसको बोला जाता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सिंक्रोनस रिएक्टेंस, बट इसका ये दो पार्ट से बना होता है। एक होता है आर्मेचर का रिएक्टेंस और एक होता है लीकेज रिएक्टेंस, एक्स ए एल, और एक होता है एक्स ए आर। इसको बोला जाता है आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, और ये हो जाएगा आर्मेचर रिएक्टेंस। जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं तब बनता है एक्सेस। तो दोनों का प्रॉपर्टी तो सेम है, इसी के लिए हम लोग कंबाइन कर सकते हैं ना। यस सर। ये हम लोग का बेसिक्स हो गया। अब हम सिंपली इसको कॉपी कर दे रहे हैं और तुम लोग को इसी जगह मोटर समझा दे रहे हैं, सो दैट कि मोटर में हम लोग ज्यादा दिमाग ना लगा पाए। एक चीज याद कर लिए, हो गया ना। देखो ये है ना, बस डिफरेंस क्या आता है मोटर और जनरेटर में, ये हम लोग का है सिंक्रोनस जनरेटर, ये क्या है हमारा सिंक्रोनस मोटर। करंट का डायरेक्शन ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर लोड साइड जाएगा, यही होगा ना। यस सर। आई ए। मोटर सप्लाई हम लोग देंगे ना, आई ए, ऐसे ही होगा ना। यस सर। यस सर। यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन लिखो जल्दी से फटाफट, केवीएल इक्वेशन लगा दो। ये प्लस में एंटर कर रहा है, ये प्लस माइनस, प्लस में एंटर कर रहा है, प्लस माइनस। ईएमएफ इक्वेशन मतलब वोल्टेज केवीएल क्या हो जाएगा? अप्लाई केवीएल, ये प्लस यहाँ पे है, ये माइनस यहाँ पे है। जब हम लोग केवीएल अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम में ईएफ इज इक्वल्स टू, या फिर ईएफ माइनस आई ए आर ए, माइनस आई ए, यहाँ पे एक्सेस है तो जे एक्सेस लिख सकते हैं इसको, यस सर। is equals to 0. That implies EF is equals to IARA plus JIA excess. सर बीटी बीटी नहीं होगा क्या?
अच्छा VT होगा यहाँ पे माइनस VT इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा VT प्लस। क्लियर है ये चीज? यस सर। ये सबको समझ में आया? उसी तरीके से यहाँ पे KVL लगाएंगे। करंट एंटर कर रहा है वो प्लस होता है माइनस, प्लस माइनस, और जब हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं तो इसको प्लस मानते हैं, इसको माइनस मानते हैं। अब हम लोग KVL इक्वेशन लिखेंगे। क्या KVL इक्वेशन आएगा यहाँ पे बताओ? EF माइनस प्लस EF प्लस IA प्लस JIA एक्सेस माइनस VT इज इक्वल्स टू 0। यही आएगा। Yes, sir. That implies VT is equals to EF plus IARA plus JIA एक्सेस। कुछ तुम लोग को सिमिलर दिखाई दे रहा है? सर क्या सिमिलर दिखाई दे रहा है? तो हम सिंपली यहाँ पे हम लोग को याद करना है सिर्फ जनरेटर को, और नोट करके मोटर का लिख दे रहे हैं। अगर मोटर गिवन होगा देन हम लोग को सिर्फ क्या करना है, जहां पे ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 जहां पे भी VT होगा वो रिप्लेस हो जाएगा EF से, और जहां पे भी EF होगा वो रिप्लेस हो जाएगा VT से। वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है तुम लोग को? Yes. Yes, sir. यस सर। तो इसी के लिए हम लोग सिर्फ याद करेंगे जनरेटर का। मोटर का अगर बोला गया है तो जहां पे VT होगा वो EF हो जाएगा, जहां पे EF होगा वो VT हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को दो इक्वेशन अलग अलग तो याद करने का जरूरत नहीं है। और लास्ट में तुम लोग देख पाओगे कि इस तरीके का हो जाएगा कि पावर सिस्टम, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, सारा का इक्वेशन सेम आ रहा है। याद बस, हाँ सेम आ रहा है मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। जैसे ये भी सेम तो है ना, ये दोनों भी, लेकिन हम लोग को बस ये पॉइंट याद रखना है, VT EF हो जाएगा, EF VT हो जाएगा। अलग से कैलकुलेट करने का तो जरूरत नहीं है ना। हाँ, पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दोनों केस को हम लोग लेते हैं, देखो हम लोग हमेशा कहाँ पे बैठे रहेंगे, हम लोग इस जगह, चाहे फिर वो जनरेटर हो चाहे फिर वो मोटर हो। मतलब जहां पे भी हम लोग रहते हैं उसका एंगल तो 0 होता है, जहां पे भी हम लोग रहते हैं उसका एंगल तो 0 होता है, ये फिक्स है। इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है ना, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है। ये है हमारा क्या, सिंक्रोनस जनरेटर, ये है हमारा क्या, सिंक्रोनस मोटर। देखो अगर ये देखो पावर का फ्लो, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, पावर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर एंगल टू लोअर एंगल। इसका भी हम तुम लोगों को किसी दिन फ्री क्लासेस में एग्जाम्पल लेकर के समझा देंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। रोटर एंगल को अगर हम लोग बढ़ा दे रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, घटा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है। मतलब पावर का फ्लो, जनरेटर है तो हम लोग को किधर से चाहिए, इधर से इधर चाहिए, मोटर है तो इधर से इधर चाहिए ना। और हम लोग ये जानते हैं कि पावर फ्लो हमेशा हायर एंगल से लोअर एंगल में होगा। अगर ये 0 है तो ये एंगल तो उससे बड़ा होगा ना। इसी के लिए हमारा जो EMF इंड्यूस होता है उसके साथ में EF बोलो या EG बोलो, एंगल में प्लस डेल्टा लिखते हैं, तब ना हायर एंगल होगा।
ये प्लस है, ये 0 है, ये हाइयर एंगल हुआ ना। ये अभी यस सर। देखेंगे फेजर डायग्राम में, ये आएगा, ऐसा नहीं है कि ये सर बता दे रहे हैं और तुम लोग को याद कर लेना, तुम लोग देख पाओगे इस चीज को। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर वो 0 है तो बताओ एंगल माइनस डेल्टा। माइनस डेल्टा, बस यही याद रखना है। अब ये कैसे याद रखना है, क्यों याद रखना है, वो तुम लोग अब फेजर डायग्राम देखोगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग फेजर डायग्राम स्टार्ट करते हैं। फेजर डायग्राम, उसमें भी कुछ और बेसिक्स एक दो बात है, वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम अब सिर्फ जो है जनरेटर का तुम लोग को बता रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से मोटर का भी हो जाएगा। देखो ईएफ, यहां पर से जो करंट जा रहा होगा इसका नाम आईए होगा। ईएमएफ और आईए के बीच का जो एंगल होगा वो भी वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है ना। यस सर। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल को हमेशा पावर फैक्टर बोला जाता है। इस दोनों के बीच का एंगल जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे साई। किसके किसके, ईएफ और आईए के बीच का एंगल को साई बोलेंगे। क्या है, एंगल बिटवीन आईए एंड ईएफ, और इसी को बोला जाता है क्या, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। क्लियर है। यस अब सर। लोड साइड आते हैं, ये हमारा लोड है, ये VT एट एन एंगल 0 है ना, और यहाँ पे आ रहा है करंट क्या, IA। VT और IA के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोला जाता है फाई। किसके किसके बीच में, एंगल बिटवीन VT एंड आइए। IA, इसी को बोला जाता है क्या, लोड पावर फैक्टर। क्लियर हो रहा है। यस सर। यस सर। अब हम लोग जो है फेजर डायग्राम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक दो टर्म और तुम लोग को देखने मिलेगा, डेल्टा, वो क्या होता है तो उसका हम सिर्फ बारे में लिख देते हैं। उसको हम लोग बोलेंगे रोटर एंगल, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे पावर एंगल। कहने का मतलब ये क्या है, एंगल बिटवीन VT एंड EF, इस दोनों के बीच का एंगल को ही डेल्टा बोलते हैं ना। ये 0 में है तो वो कितने में होगा, तो डेल्टा में, तो एंगल बिटवीन। फिर एक टर्म आता है थीटा एस। थीटा एस बोला जाता है इम्पीडेंस एंगल। अब इम्पीडेंस एंगल क्या होता है सर, देखो ये एक तरह का RL सर्किट है ना। RL सर्किट का इम्पीडेंस कैसा बनता है, यहाँ पे R रहता है, यहाँ पे XL रहता है, तो यहाँ पे बनता है Z। ऐसे ही होता है ना। ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा एस से। सारा चीज क्लियर है। यस सर। अगर यहाँ पे इफ R इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो बताओ थीटा एस क्या हो जाएगा, 0। 0 होगा, 1। 1 होगा। ये डिग्री का बात कर रहे हैं ना हम लोग। इतना भी अपना बेसिक्स को खराब मत कर लो। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे या फिर साइन थीटा निकालेंगे। ठीक है, कॉस थीटा मान लो फाइंड कर लिया। कॉस थीटा इसका वैल्यू क्या होगा, R/Z होगा। R को हम लोग 0 कर दे रहे हैं, इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 0। दैट इम्प्लाइज थीटा एस का वैल्यू, कॉस का 90 वैल्यू डिग्री। 0 कब होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। डिग्री। इसी के लिए ये पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, इसी के लिए हम यहाँ पे तुम लोग को बता दे रहे हैं, सो दैट कि जब उस टाइम में बताएं तो फ्लो हमारा टूटे नहीं। थीटा एस का वैल्यू कितना आ गया,
90 डिग्री। मतलब जब हम लोग आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाले आर को सिंप्लीफिकेशन के लिए लास्ट में हम लोग इस चीज को करेंगे, उस टाइम पे हम लोग थीटा एस का वैल्यू डायरेक्टली 90 डिग्री पुट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब हम लोग फेजर डायग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो, तो ये हम लोग अब क्लियर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला लोड जो है वो है यूनिटी पावर फैक्टर लोड। ठीक है, यूपीएफ का लोड है। लोड कितना तरह का हो सकता है? या तो यूनिटी हो सकता है, या तो लीड हो सकता है, या तो लैग हो सकता है, यही होगा ना। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 ले रहे हैं। कौन सा लोड है ये? यूनिटी। इसका मतलब डेट इंप्लाइज एंगल बिटवीन, यूनिटी मतलब फाई का वैल्यू कितना होगा बताओ? 0 डिग्री। एंगल बिटवीन वीटी एंड आई ए इज इक्वल्स टू 0, यही होगा ना। फाई क्या Yes, था? sir. फाई देखो यहाँ पे वीटी एंड आई ए था, और ये लोड का पावर वेक्टर है। और लोड हम लोग क्या किए हैं? रेजिस्टिव लोड किए हैं। रेजिस्टिव लोड यूनिटी होता है। कॉस फाई का वैल्यू 1 कब होता है? जब फाई का वैल्यू 0 होता है। इसी के लिए फाई का वैल्यू हम लोग 0 लिए। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ये है हमारा इक्वेशन, ये हम लोग का आई है। अगर हम लोग इक्वेशन इसको देख करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ई एफ इज इक्वल्स टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए इंटू जे एक्सेस, यही लिखेंगे। या फिर इसी में हम लोग जे आई ए एक्सेस। हम लोग को पता है वीटी का एंगल 0 है। अभी हम लोग को इसका एंगल नहीं पता है। हम तो तुम लोग को बता दिए ना, ई एफ एट एन एंगल प्लस डेल्टा होगा, बट हम लोग को नहीं पता है एंगल। अब हम लोग को एंगल फाइंड करना है यहाँ पे। सबसे पहले बना लो वीटी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? वीटी। करंट, करंट तो सारा चीज लोड पे डिपेंड करेगा ना, लोड जैसा वैसा करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे मान लो करंट फ्लो हो रहा है यूनिटी पावर फैक्टर का, मतलब इसमें आई ए करंट फ्लो हो रहा है। आई ए आर ए किधर हो जाएगा? सेम उसी डायरेक्शन में। बोलो। Yes, sir. फिर हमारा आई ए जे एक्सेस किधर हो जाएगा? मतलब जे अब हम लोग नहीं लिखेंगे, वो 90 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, इसी के लिए जे एक्सेस इधर आ जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? आई ए एक्सेस। फिर हम लोग यहाँ वीटी को ऐड किए, वीटी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्सेस, ये ऐड कर दिए। तीनों को जब ऐड कर दिए तो फिर हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा अगर उस पॉइंट को जोड़ देंगे तो? रिजल्टेंट। EF. यहाँ से हम लोग को मिलेगा ई एफ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एंगल का। अगर ये एंगल 0 है, वीटी में तो एंगल 0 है ना, जहां पे हम लोग खड़े होते हैं रेफरेंस है, उसको हम लोग 0 मानते हैं हमेशा। तुम लोग याद करो ये वाला फिगर को, तो सर बताए थे तुम लोग को। एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? लीड होता है, और लीड का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है लैग, और लैग का मतलब होता है माइनस। कितने को ध्यान आ रहा है ये चीज? यस सर। यस सर। Yes, तो अब sir. बताओ ये ईएफ जो है ऊपर आया या नीचे आया? वीटी से Anti-clockwise ऊपर आया ना। ऊपर. तो ये जो एंगल बना ये क्या बनेगा? डेल्टा, क्योंकि वीटी और ईएफ का जो एंगल बनता है वही तो डेल्टा होता है ना। यस।
अब अगर ये डेल्टा है और ये 0 है तो बताओ इसका एंगल क्या होगा, प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे? प्लस। इसी के लिए जनरेटर में EF एट एन एंगल प्लस डेल्टा होता है। क्लियर हो गया आई थिंक। अब तुरंत हम यहाँ पे तुम लोग को मोटर का समझा दे रहे हैं, मोटर में माइनस क्यों होता है। ठीक है, देखो यही है हमारा, मान लो अगर इसको हम मोटर मान ले, सिंक्रोनस मोटर, करंट इसमें क्या हो रहा है, इधर से एंटर कर रहा है ना। हम लोग हमेशा VT में खड़े हैं, मतलब VT को हम लोग 0 मानते हैं। अब EF का एंगल अब हम लोग को फाइंड करना है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस EF। इक्वेशन इसका लिख देंगे, क्या हो जाएगा, अरे बोलो, इसका इक्वेशन क्या आया था, EF इज इक्वल्स टू VT प्लस IAR है, यहाँ पे आ जाएगा VT इज इक्वल्स टू EF प्लस IARA। JIA एक्सेस, यही हो जाएगा। यस सर। अब देखो हम लोग मोटर साइड से तो इधर एनालिसिस कर नहीं सकते हैं, हम लोग इसी साइड से आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्लस प्लस होगा ना। अगर देखो सिंपली हम लोग यहाँ पे EF का कुछ एंगल होगा, हम लोग को नहीं पता है वो एंगल, हम लोग मान लिए कि EF का कुछ एंगल होगा, रैंडमली हम लोग EF को यहाँ पे रेफरेंस बना लिए, ठीक है। और हम लोग को VT का एंगल पता है, लेकिन मान लो VT ऊपर आ गया, VT एट एन एंगल 0, मान लो ऐसा आ गया, इसका मतलब वो उससे नीचे आया ना, नीचे आया तो क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। अरे नीचे आया तो ये VT बन रहा है, इससे नीचे आया ना, ये क्लॉकवाइज बन रहा है, मतलब EF का अब एंगल कितना होगा, माइनस डेल्टा होगा। दूसरा केस, अगर EF इधर आ जाता, मतलब VT इधर आ जाता, VT एट एन एंगल 0, तो ये तो उससे ऊपर हो गया ना, उस केस में हम लोग का EF एट एन एंगल प्लस डेल्टा होता। अब हम लोग को वही चेक करना है कि EF इससे नीचे होगा या EF उससे ऊपर होगा, बस वही चीज शो करने के लिए, सो दैट कि तुम लोग को एंगल समझ में आ जाए, याद कुछ नहीं करना पड़े। देखो सबसे पहले EF बना दिए, इस इक्वेशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा EF, हम लोग का एंगल नहीं पता है इसका। आइए तो मान लो आइए किधर है, थोड़ा सा लैगिंग होगा, तो आइए इधर दिखा दिए, आइए इधर दिखाएं तो आइए RA भी उधर ही होगा, वही होगा ना। फिर J एक्सेस, तो J एक्सेस कैसा होगा बताओ, 90 डिग्री लीड करेगा ना। Yes, sir. आइए एक्सेस, ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, VT. VT। और हम लोग को पता है VT का एंगल कहाँ पे है, तो 0 पे है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, 0 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाउनवर्ड है। क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है लैग, और लैग का मतलब ये होता है नेगेटिव। अगर वो 0 पे है तो ये माइनस डेल्टा पे होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल डेल्टा होता है। इसी के लिए हम लोग मोटर में तो यहाँ पे लिखते हैं EF एट एन एंगल माइनस डेल्टा, और जनरेटर में लिखते हैं EF एट एन एंगल प्लस डेल्टा। बहुत बड़ा बात बता रहे हैं तुम लोग को, ये सब समझ आ रहा है ना, कुछ टफ नहीं है, बस समझना चाहते हैं कि नहीं वो मैटर करता है। क्लियर है? Yes, sir. चलो अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड केस में आते हैं, 4। अब हम लोग फिर से जनरेटर, अब हम लोग मोटर अभी तो पढ़ नहीं रहे हैं ना, अभी हम लोग जनरेटर, बस हम तुम लोग को ये समझा है कि अगर जनरेटर में यहाँ प्लस होता है तो मोटर में यहाँ माइनस होता है, वो समझा।
बाकी मोटर का जब होगा उस टाइम में हम सारा का सारा फेजर डायग्राम जनरेटर का वहां पे फिर से रिवाइज होगा फॉर लैगिंग लोड। लैगिंग लोड कैसा होगा? लैगिंग लोड मतलब ये इक्वेशन, ये तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, आई ए रहेगा ही रहेगा। ईएमएफ इक्वेशन ईएफ इज इक्वल्स टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस रहेगा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग लैगिंग लोड लगाए, मतलब हमारा क्या है, कुछ ना कुछ हमारा वीटी और आईए के बीच में एंगल रहेगा। हम लोग बस उसी को बनाते हैं। ये हम लोग का क्या है, वीटी। इसके मतलब एंगल कुछ रहेगा आर्मेचर करंट का, क्योंकि लैगिंग लोड है ना। ये हमारा हो जाएगा आईए। एंगल हम बाद में या फिर अभी ही करते जाते हैं। ये क्या है हमारा, वीटी और आईए के बीच में कौन सा एंगल बनता था? इसको बोला जाता था लोड का पावर फैक्टर एंगल फाई। यही होता था ना। हम लोग वीटी लिख लिए। अब अगर हम लोग आईए आर ए और जे आईए एक्सेस ऐड कर देंगे तो फिर हम लोग को कुछ मिल जाएगा इसमें। तो आईए आर ए इसी डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। यहाँ से ये 90 डिग्री, ये हो गया आई ए एक्सेस। जब फाइनली हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा ईएफ, हो जाएगा ना ऐसा। अब देखो वीटी और आईए के बीच में जो एंगल होता है उसको फाई बोला जाता है। वीटी और ईएफ के बीच में जो एंगल होता है इसको बोला जाता है डेल्टा, मतलब डेल। और क्या, और किसके किसके बीच में हम लोग ईएफ और आईए के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है साई। यही रहता है ना इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। और जब तुम लोग एग्जाम में बनाओगे तो यहाँ पे इस टाइप से शो भी कर देना, सो दैट कि इसका नाम दे देना आई ए इंटू जेड एस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाई क्या है, एंगल बिटवीन वीटी एंड आईए। यहाँ पे डेल्टा क्या है, एंगल बिटवीन ये ईएफ ना एंड ये वीटी। साई क्या है, एंगल बिटवीन ईएफ एंड आईए। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लोड पावर फैक्टर एंगल। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रोटर एंगल या फिर लोड एंगल या फिर पावर एंगल, कुछ भी नाम दे दो इसका। ईएफ और आईए के बीच में इसको बोला जाता है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। कितनों को सच बताना समझ आ रहा है? Yes, sir. अब देखो, अब हम इस फिगर को कॉपी करते हैं। ये तुम लोग को कहीं पे देखा टाइप से लग रहा है, देखा देखा हुआ, बचपन में देखा था वाला। सर कहाँ पे देखे हैं बताओ? शॉर्ट ट्रांसमिशन में। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सब देखे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिर्फ ये वाला लाइन को जो है एक्सटेंड कर देते हैं आगे, और ये वाला जो लाइन है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। इसी तरीके से कुछ करते थे और फिर उस पूरे फिगर को जो है रोटेट कर देते थे ऐसा। अब दिख रहा होगा तुम लोग को, कुछ याद आ रहा होगा पिक्चर।
हाँ थोड़ा सा इसमें डायग्राम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का सब समझ गए। हाँ ये जो है ये 90 डिग्री बनेगा, थोड़ा सा इस चीज का तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का कैसा बनता है आज क्लास के बाद तुरंत जाकर के देखना, और वहां पे हम लोग क्या अप्रोक्सीमेशन किए थे, कैसे वोल्टेज रेगुलेशन निकाले थे, सारा का सारा खेल उसी का यहाँ पे है, ठीक है। समझ आ रहा है? बस देखो डिफरेंस क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो इस फिगर को हम कॉपी कर लेते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन अगर होता तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या था, वहां पे भी रेजिस्टेंस था ना। इसी के लिए ट्रांसमिशन लाइन को उतना एफर्ट दे करके हम पढ़ाए थे, सारा का सारा कंसेप्ट रिवाइज होगा उसी का। यहाँ पे क्या था, आई एस इज इक्वल्स टू आई आर इज इक्वल्स टू आई भी लिख सकते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में फेजर डायग्राम में जहां पे भी आई है, देखो इस साइड में हम ट्रांसमिशन लाइन का लिख रहे हैं पैरामीटर्स, और इस साइड में हम लिख रहे हैं सिंक्रोनस जनरेटर का, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है। वहां पे जो आई था, मतलब आई आर इज इक्वल्स टू आई एस था, यहाँ पे वो हो जाता है आई ए। वहां पे वी एस जो था, यहाँ पे क्या हो जाता है, वी एस। VT इस साइड में क्या है, वी एफ। वहां पे जो वी टी था वो क्या हो जाता है, मतलब इस साइड में वी आर है ना, तो इस साइड में ये वी टी हो जाता है। सारा का सारा चीज ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। एक जगह पढ़े और दोनों जगह समझ में आया ना, सारा एनालिसिस बिल्कुल सेम होने वाला है। अगर तुम लोग बोलोगे तो हम यहाँ फिर से बता देंगे कि कैसे क्या निकालते हैं। जैसे वहां पे हम लोग क्या फाइंड करते थे, वहां पे हम लोग वी एस फाइंड करते थे, और वी एस का मैग्नीट्यूड कितना आया था, तो आई थिंक तुम लोग को याद होगा। वी एस का मैग्नीट्यूड कुछ आया था रूट अंडर, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड का हम बात कर रहे हैं, रूट अंडर वी आर कॉस IR फाई आर प्लस आई आर आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वी VR आर साइन साइन फाई आर प्लस IXL प्लस आई इंटू एक्सएल का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर, यही आया था। अब यस देखो, सर। अब हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, सो दैट कि तुम लोग डायरेक्टली इक्वेशन बता पाओ हमको। इस इक्वेशन को देख के कंपेयर करके बताते जाओ। इसको आई हम लोग एज्यूम कर लिए, ठीक है। जल्दी से, ये हम लोग का कहाँ का इक्वेशन है, ये फॉर ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इन पावर सिस्टम। और हम जब तुम लोग को ये डिराइव किए थे, उस टाइम में हम ऐसे भी बताए थे कि ये ट्रांसफार्मर से सिमिलर है, बोले थे ना। यस इसका मतलब जहां पे भी इस टाइप का इक्वेशन आएगा, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे सिंक्रोनस हो, सब जगह ये इक्वेशन सेम होगा। बस क्या चेंजेस है, छोटा सा सिर्फ ये पॉइंट को हम लोग को याद रखना है। अगर ये पॉइंट याद है तो जरूरत भी नहीं है किसी को यहाँ पे डेराइव करने का। हाँ डेराइव करने का तरीका मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं है तरीका ही भूल गए। वहां पे आखिर हम लोग डेराइव ही किए हैं ना। जैसे कोई बता दो यहाँ पे EF का फॉर्मूला क्या आएगा, डायरेक्टली रूट अंडर, बस उस फॉर्मूला को देख करके कंपेयर करके बताओ। यहाँ पे वी आर है तो यहाँ पे क्या लिख वीटी देंगे, VT cos IR कॉस फाई आर प्लस फाई आर की ये जगह फाई लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। फाई आर मतलब क्या होता है, रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर एंगल, और यहाँ पे रिसीविंग एंड क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है ना, और टर्मिनल वोल्टेज का जो एंगल होता है वो होता है फाई। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे फाई आर की जगह सिर्फ फाई लिखेंगे, प्लस आई ए इंटू आर का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे VT VT sin phi R
फिर फाई आर, फाई बोलोगे ना, Yes sir. 5. ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, एक्सेस। क्लियर है? यस। देख पा रहे हो, ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे डेराइव करते हैं। बट अगर किसी को ट्रांसमिशन लाइन में कोई अच्छे से नॉलेज के साथ पढ़ा है, उसको तो ये एक्सप्रेशन पहले से मालूम होगा ना। उसी तरीके से ट्रांसफार्मर में भी जो हम लोग फाइंड करते हैं, वहां पे भी वोल्टेज हम लोग को पहले से मालूम होता है। हाँ, एक्टिंग करना है, एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना हम लोग का आंसर। एग्जाम में हम लोग को बीच में एक्टिंग करने आना चाहिए। एक्टिंग कैसे करेंगे, तो ये फेजर डायग्राम बना लिए हैं। इस फेजर डायग्राम को हम कॉपी करके थोड़ा सा तुम लोग को बता देते हैं एक्टिंग कैसे करें। हालांकि हम एग्जैक्ट डेराइव कर दे रहे हैं, बट तुम लोग को पता होना चाहिए। फाइनल एक्सप्रेशन तो तुम लोग आ गया ना तुम लोग के पास। Yes sir. अब मतलब फाइनल एक्सप्रेशन तो गलत नहीं करोगे कोई भी। अब उसके बाद भी अगर गलती कर रहे हो तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता है। देखो नेमिंग करते हैं हम लोग इसका सिंपल। ये हो गया O, ये A, और ये इसका नाम दे दो B। ये एक ट्रायंगल ओ ए बी बन गया। ए बी, इसका नाम दे दो C, इसका नाम दे दो D, और इसका नाम दे दो E। याद करो, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में भी कुछ इसी तरीके से हम लोग पढ़े थे। Yes sir. अब ये जो एंगल बनता था, इसी को हम लोग थीटा बोलते थे ना। मतलब ये तो लोड का एंगल है ना, ये जो बन रहा है, ये आर यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो थीटा एस यहाँ पे बनेगा ना। कितनों को समझ आ रहा है ये थीटा है? देखो सर एक बार फिर से। ये जो है, ये हमारा आर है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा जेड है। बस मल्टीप्लाई कर दिया गया है आई ए से। तो जब इम्पिडेंस ट्रायंगल होता है, उसमें यहाँ पे जो बनेगा वो थीटा होता है ना। अभी हम तुम लोग को स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बताएं। Yes sir. ये देखो थीटा होता है। बस इसमें हम आई ए मल्टीप्लाई कर दिए हैं सब में। आई ए इंटू आर, आई ए इंटू एक्स, आई ए इंटू जेड। तो वो जो ट्रायंगल बनता है, उसी का एंगल जो होता है उसी को थीटा बोलते हैं ना। तो वही ट्रायंगल बना है ना ये वाला। इसी के लिए ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग फटाफट यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। हम इतना स्लो अब नहीं समझाएंगे, क्योंकि कितने लोग तुम लोग मशीन और दोनों में इनरोल्ड हो, अदरवाइज फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। देखो अब हम लोग इसमें एनालिसिस करते हैं और थोड़ा फास्ट करेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इससे तुम लोग का शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन भी रिवाइज हो जा रहा है। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ये ट्रायंगल बन गया ना, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. दैट OD इम्प्लाइज sir. ओ बी ना, Yes sir. Yes. ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए। ओ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ई प्लस ई ए लिख सकते हैं ना। ओ ई प्लस ई ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी लिख सकते हैं ना। अब ये ओ बी क्या है, तो ओ बी ई एफ दिखाई दे रहा है क्लियरली, इज इक्वल्स टू ओ ई। ओ ई क्या है, तो ये अगर हमारा वी टी है और ये एंगल बना रहा है फाई, तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, वी टी कॉस फाई VT लिखेंगे ना, cos phi. प्लस ई ए। यहाँ पे आई आर ए का दूरी है, यहाँ पे भी आई आर ए का दूरी होगा, आई आर ए का होल स्क्वायर प्लस ए सी। ए सी यहाँ पे है वी टी। अगर प्रोजेक्शन ले लेंगे वाई एक्सिस पे, तो हो जाएगा वी टी साइन फाई का वैल्यू हो जाएगा ए सी के बराबर, Yes, sir. वी टी साइन फाई प्लस ये जो दूरी है क्या है, ये आई ए आइए। एक्सिस है। दैट इम्प्लाइज ई एफ इज इक्वल्स टू रूट अंडर वी टी कॉस फाई प्लस आई आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी टी साइन फाई प्लस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर।
सेम फॉर्मूला डिराइव हुआ ना जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, और ये हम लोग कैसे Yes, लिख sir. पाए थे, ये हम लोग इसके हेल्प से लिख पाए थे ना। मतलब सिंपल है, कोई एक जगह पढ़ लो, या तो शॉर्ट ट्रांसमिशन में अच्छे से पढ़ लो या तो सिंक्रोनस मशीन में अच्छे से पढ़ लो, यूज उसका दोनों जगह होना है। अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन निकाल करके बहुत सारा चीज किए थे, ठीक है, तो उसमें वोल्टेज रेगुलेशन में वो सारा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन क्या था कैसे था वो तुम लोग एक बार शॉर्ट ट्रांसमिशन में जरूर देख लेना, यहाँ पे उतना जरूरत नहीं पड़ेगा उसका। यहाँ पे एक और लोड है, वहां पे तो सिर्फ हम लोग देखो नोट करके ये भी लिख दे रहे हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इन पावर सिस्टम, इसका फेजर डायग्राम बिल्कुल सेम है, किसके तरीके से, किसके जैसा, तो सिंक्रोनस जनरेटर एट लैगिंग लोड। इस बात का ध्यान देना कि अगर लैगिंग लोड है तभी हम लोग ये करेंगे। लीडिंग लोड का फेजर डायग्राम अलग बनेगा, रेजिस्टिव लोड का अलग बनेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना ये चीज, तुम लोग देख पा रहे हो ना, मशीन पावर सिस्टम, फिर मशीन में भी सिंक्रोनस ट्रांसफार्मर, तो खैर हम पढ़ाए नहीं है इसी के लिए हम उसका नाम नहीं लेंगे। सारा चीज को हम एक जगह एक पॉइंट पे ले आ रहे हैं ना, याद कर लो एक चीज, बाकी सब सेम होगा, सिर्फ ये सब पॉइंट को साइड में लिख देना कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये सारा पैरामीटर सिंक्रोनस जनरेटर का ये हो जाएगा, जहां पे आई था वहां पे आई हो जाएगा, जहां पे वीएस था वहां पे ईएफ हो जाएगा, जहां पे वीआर था वहां पे वीटी हो जाएगा। और हम इसको भी रटने नहीं बोल रहे हैं, वो भी हम लोग इस फिगर को देख करके कंपेयर किए हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि सर तो बहुत रटने बोलते हैं, हम बहुत कम चीज याद रखने बोलते हैं, और इनफैक्ट हमको भी बहुत कम चीज याद है। हम ज्यादा, अगर तुम लोग मेरे से कुछ उटपटांग सवाल पूछते हो तो वो हम भी नहीं बता पाएंगे, तो वो जरूरत भी नहीं है हम लोग को। बेसिक्स तो हम लोग को पहले बनाना है ना, उसके बाद ना हम लोग एडवांस में जाएंगे। एडवांस पढ़ने बोल करके हम लोग ओम स्लो भूल जाएंगे, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा थर्ड लोड कैसा था, लीडिंग लोड। अच्छा एक चीज और तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एंगल का अगर हम लोग रिलेशन देखें, एंगल का अगर हम लोग रिलेशन देखें तो साई इज इक्वल्स टू क्या है बताओ, पाई प्लस डेल्टा है ना। अगर हम लोग को फाई पता है, अगर हम लोग को डेल्टा हम लोग कैलकुलेट कर लिए, तो साई तो हम लोग को पहले ही पता चल गया ना। क्वेश्चन में अगर पूछेगा फाइंड इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, फाई हम लोग को पता चल जाएगा लोड पावर फैक्टर से, वहां से हम लोग फाई निकाल लेंगे। एक बार हम लोग जो है इसका रोटर एंगल फाइंड कर लिए डेल्टा, तो फिर हम लोग इंटरनल पावर फैक्टर एंगल बहुत आसानी से फाइंड कर पाएंगे ना। ये एक रिलेशन भी तुम लोग को ध्यान रखना है। ये फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ध्यान है वो आराम से ये लिख पाएगा, लेकिन इसी जगह में अगर ये हो जाएगा मोटर के लिए तो बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, वो तुम लोग देखोगे जब हम लोग मोटर पढ़ेंगे उस टाइम पे। जब मोटर पढ़ेंगे ये सारा चीज वहां पे फिर से रिपीट होगा, जनरेटर का भी, क्योंकि जनरेटर का हेल्प लेकर के मोटर का बताएंगे ना, तब ना थोड़ा गाड़ी फास्ट चलेगा। यस सर। लीडिंग लोड के लिए, लीडिंग लोड के लिए क्या होता है, मतलब आईए जो है वो लीड करेगा वीटी बाई फाइव, यही होगा ना। मतलब अगर वीटी यहाँ पे है तो आईए ऊपर होगा, ऐसे ही है। अरे बोलो। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। हम बस इक्वेशन लिख रहे हैं, अब डायग्राम बनाने का तो जरूरत नहीं है। EF इज इक्वल्स टू VT प्लस IA RA प्लस JIA XS, यही है इक्वेशन। ये हमारा हो गया VT। जिस भी चीज को रेफरेंस तुम लोग मानोगे उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, और इसको हम लोग एंगल 0 मानते हैं,
और ऊपर गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब ऊपर वाला जितना भी एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे वाला क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव है। और जो भी स्टूडेंट मेरे से थर्ड सेमेस्टर से जुड़े हुए हो उनको तो खैर ये सब चीज अब रटा गया होगा आई थिंक, इतना बार सर बोल दिए क्लास में कि देखो आइए, आइए लीड करता है ना, मान लो आइए यहाँ पे कहीं पे लीड करा दिए हम, आइए, आइए उस डायरेक्शन में होगा तो उसी डायरेक्शन में होगा ना हमारा, आइए आ रहे भी, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, इसी डायरेक्शन में होगा, आइए आ रहे, समझ आ रहा है ना तुम लोग को। अब इससे Yes, 90 sir. डिग्री, कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि फेजर डायग्राम बहुत टफ चीज है, इससे 90 डिग्री यहाँ पे आएगा कहीं पे, ये हो जाएगा आइए एक्सेस, इसको जोड़ देंगे तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, और ये जो एंगल बनता है इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, थीटा एस। यहाँ से स्टार्ट किए थे यहाँ पे पहुंच गए, मतलब वीटी को जोड़ दिया आई आर से, फिर जे आई एक्सेस से, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो यहाँ से ऐसा बनेगा ना, ये हो जाएगा हमारा ई एफ। अब हम लोग एंगल लिखना स्टार्ट करते हैं, वीटी और आईए के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, फाई, लोड पावर फैक्टर एंगल। वीटी और ईएफ के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा, लोड एंगल। ईएफ और आईए के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, Psi. साई। इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। यहां से रिलेशन हम लोग देखें तो हम लोग को क्या दिखाई देगा, पाई इज इक्वल्स टू साई प्लस डेल्टा, दैट इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई माइनस डेल्टा। देख पा रहे हो, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में पूछ देता है, ठीक है। लेकिन एक चीज हम लोग नोटिस क्या किए, हर केस में ईएफ जो है वीटी से ऊपर ही आया, मतलब इसी डायरेक्शन में आया, चाहे फिर वो लीडिंग लोड हो, लैगिंग कहाँ चला गया, चाहे फिर वो लैगिंग लोड हो, चाहे फिर वो, ये क्या है, ये तो मोटर है ना, चाहे फिर वो रेजिस्टिव लोड है, तीनों में ऊपर आया ना, इसी के लिए हम लोग फाइनल कंक्लूजन ये बोलते हैं ईएफ बटन एंगल प्लस डेल्टा होता है। समझ आया तुम लोग को। Yes, sir. यस सर। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखें, इक्वेशन वगैरह तुम लोग देखना चाहोगे, देखो यस सर। पावर का आज क्लास हम लोग थोड़ा सा लंबा ले जाते हैं, और 10-15 मिनट पावर इक्वेशन भी देख करके हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अभी का हम लोग कंक्लूजन पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, कंक्लूजन क्या क्या अभी हम लोग सीखे यहाँ से। सबसे पहला कंक्लूजन, जनरेटर में, देखो ये कंक्लूजन तुम लोग को खुद एनालिसिस करना था लेकिन हम बता दे रहे हैं, क्या होता है, ईएफ विल ऑलवेज लीड्स वीटी बाई डेल्टा। ये पॉइंट क्लियर है ना सबको, Yes, sir. फॉर Yes, sir. एनी काइंड ऑफ लोड, चाहे फिर वो हम लोग रेजिस्टिव लगाएं, चाहे फिर वो लैगिंग लगाएं, चाहे फिर वो लीडिंग लगाएं। दैट इम्प्लाइज, अगर हम लोग वीटी एट एन एंगल 0 माने हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। अगर ये रेफरेंस है तो फिर ईएफ क्या हो जाएगा, ईएफ एट एन एंगल प्लस डेल्टा होगा। उसी तरीके से मोटर में, हालांकि मोटर का हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं बट फिर भी तुम लोग को ये आइडिया तो लग गया ना, मोटर में क्या होता है, ईएफ विल ऑलवेज Lag. लैग्स वीटी, मतलब
अगर VT एट एन एंगल 0 डिग्री पे है, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस, तो फिर हमारा EF क्या आएगा, माइनस डेल्टा आएगा। ये जब हम लोग मोटर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये आएगा। पहला चीज हो गया ये। दूसरा चीज क्या हुआ, EF का इक्वेशन रूट अंडर VT cos फाई प्लस IA का होल स्क्वायर प्लस VT साइन फाई प्लस IA का होल स्क्वायर, यही था। अब देखो यहाँ पे हम लोग का ये x के साथ में जो है, अगर प्लस लगा हुआ है तो मतलब लैगिंग, अगर माइनस लगा होगा तो लीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेयर, प्लस का मतलब है फॉर लैगिंग लोड। हम लोग तो लैगिंग लोड में एनालिसिस किए थे और ये इक्वेशन निकाले थे ना। जब तुम लोग लीडिंग लोड का निकालोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। तुम लोग इस चीज का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और लीडिंग लोड, और फाई इज इक्वल टू 0 होता है फॉर किसके लिए, और प्योर रेसिस्टिव लोड। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो मान लो Yes, हम sir. लोग इस फिगर से, यहाँ पे हम लोग अगर मान लो साई निकालना है हम लोग को, कहाँ चला गया, इस फिगर से साई निकालना है। तो अगर हम tan साई का वैल्यू लिखेंगे, तो नेमिंग क्या दिए थे, अगर हम यहाँ से tan साई का वैल्यू लिखेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, AB बाई OA। AB क्या है हमारा, तो AC प्लस CB, यही है ना AB। Yes, sir. और OA क्या है, OE प्लस EA। OE क्या है, तो VT cos फाई, EA क्या है, तो IR है। इसी के लिए tan फाई का भी इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तुम लोग इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। मतलब इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल साई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ AB डिवाइडेड बाई OB था ना। AB को हम लोग क्या लिख सकते थे, AC प्लस CB, और नीचे लिख सकते थे OE प्लस EA, लिख सकते थे ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे VT साइन फाई, इसका वैल्यू किसका वैल्यू है ये, तो ये वैल्यू है AC का। यहाँ पे प्लस माइनस IA डिवाइडेड बाई VT cos फाई, किसका वैल्यू है ये, OE का, प्लस IA। वो फिगर देख लेना तुम लोग, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे भी, प्लस माइनस का मतलब यही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लस का मतलब लैगिंग, माइनस का मतलब लीडिंग। क्लियर है ये चीज। यस सर। हाँ, और रेफरेंस हमेशा हम लोग किसको लेंगे, VT को लेंगे। ये भी क्लियर है ना। यस सर। चलो अब हम लोग इक्वेशन पे आते हैं। ये हम लोग का लास्ट है पावर इक्वेशन जो है, सो दैट कि तुम लोग को लगेगा कि अरे ये तो पूरा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ही है। पावर इक्वेशन सिंक्रोनस जनरेटर। जब हम लोग मोटर पढ़ेंगे तो साइड बाय साइड हम लोग जनरेटर का भी लिखते जाएंगे, ठीक है, जब भी हम लोग इसको पढ़ेंगे उस टाइम पे। एक मिनट रुक जाओ, रिकॉर्डिंग में कर लेते हैं। देखो यहाँ पे होगा IA एक्सेस, ये जो है ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रहा था। ये O था, ये E था, ये A था, ये C था, ये B था। हम लोग को चाहिए, ये था साई, हम लोग को चाहिए tan साई। क्या होगा, AB डिवाइडेड बाई OA। साई इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ
ओ ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी। ओ ए को क्या लिख सकते हैं, ओ ई प्लस ई ए। ए सी क्या है, तो ये वाला टर्म, तो वी ऐसा रहता है ना वी टी, तो वी टी का ये वाला टर्म कैसा आएगा, तो वी टी साइन फाई, इसी के लिए वी टी साइन फाई। सी बी ये वाला टर्म आई ए एक्सेस। ओ ई ये वाला टर्म इसी के लिए वी टी कॉस फाई। ई ए ये वाला टर्म मतलब ये वाला इसी के लिए आई ए आर ए। क्लियर। इस तरीके से रफ में तुम लोग डायग्राम याद कर लोगे तो कभी गलती होने का तो कोई चांस ही नहीं होगा, बट धीरे धीरे होगा। सारा चीज तुम लोग मतलब नहीं कर सकते हो फॉलो एक जैसा। देखो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जनरेटर का पावर इक्वेशन का। देखो हम लोग पावर सिस्टम पढ़ चुके हैं, इसी के लिए ये सब समझना बहुत आसान है, अदरवाइज स्टूडेंट को ये सब समझ नहीं आता है। ठीक है, इसको स्मॉल आर ए लिख रहे हैं हम, एफ एट एन एंगल डेल्टा प्लस माइनस वी टी एट एन एंगल जीरो। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग हमेशा आउटपुट पावर, हम लोग जहां पे खड़े हैं उस जगह पे पावर चाहिए ना हम लोग को। तो ये क्या है, आउटपुट पावर मिलेगा ना इधर से। तो हम लोग हमेशा जनरेटर में आउटपुट पावर फाइंड करते हैं, मतलब एस आउट निकालते हैं। एस आउट कैसे निकलेगा, तो इस जगह का वोल्टेज और इस जगह का करंट, मतलब V इंटू कौन सा करंट आ रहा है इधर से, आर्मेचर करंट आ रहा है ना, यस आईए का सर। कंजुगेट। क्लियर है। उसी जगह अगर ये मोटर होता, तुम लोग मोटर में आज ही जा करके मोटर के लिए कर लेना। ठीक है, देखो मोटर ऐसा होता है, ये हो गया प्लस माइनस वी टी एट एन एंगल जीरो, ये हो गया आर ए, ये हो गया एक्सिस, ये हो गया हमारा ई एफ एट एन एंगल माइनस डेल्टा, ऐसे ही लिखता है ना। और यहाँ पे भी करंट कुछ इस तरीके से जाता है। हम लोग मोटर में हमेशा इनपुट, जहां हम लोग खड़े यहाँ पे है ना, हम लोग इनपुट कितना दे रहे हैं वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसी के लिए मोटर में एस इन इज इक्वल्स टू वी टी, यहाँ पे भी वी टी हो जाएगा, वी टी इंटू आई ए का कंजुगेट। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले आई ए फाइंड करते हैं, हम दोनों में आई ए फाइंड कर दे रहे हैं, फिर हम सिर्फ जनरेटर का आगे बढ़ेंगे, तुम लोग मोटर का घर में कर लेना। आई ए का इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है ना, इसी के लिए ई एफ एट एन एंगल डेल्टा, हायर पोटेंशियल तो लोअर पोटेंशियल ही करता है ना। यस सर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना जेड एस एट एन एंगल थीटा, अगर हम लोग पोलर में लिखना चाहें तो। ये लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। उसी तरीके से यहाँ पे बताओ आई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल वी टी एट एन एंगल जीरो माइनस ई एफ एट एन एंगल माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई जेड एस एट एन एंगल थीटा। क्लियर है ना ये चीज। अब हम लोग जैसा जैसा जनरेटर के लिए करेंगे, तुम लोग को जैसे ही हमारा ये क्लास खत्म होगा वैसा वैसा तुम लोग मोटर के लिए भी कर देना। सरप्राइजिंगली हम तुम लोग को लास्ट इक्वेशन बता देंगे, मोटर का क्या होगा, जनरेटर का क्या होगा। और सिंक्रोनस मोटर जब पढ़ेंगे उस टाइम पे ये चीज हम लोग का फिर से रिपीट हो जाएगा। देखो इसका हम लोग को कंजुगेट लेना है। ठीक है, इसका हम लोग को अगर कंजुगेट फाइंड करना है तो आइए कंजुगेट का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। जहां पे भी एंगल प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब, इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा हम जनरेटर के लिए कर रहे हैं वैसा तुम लोग मोटर के लिए कर लोगे, कुछ वैसा तो दिक्कत है नहीं इसमें। देखो आइए ई एफ एट एन एंगल डेल्टा डिवाइडेड बाई जेड एस एट एन एंगल थीटा माइनस वी टी एट एन एंगल जीरो डिवाइडेड बाई जेड एस एट एन एंगल थीटा, आइए इज इक्वल्स टू
EF by ZS at an angle delta minus theta minus VT by ZS at an angle minus theta, यही हो जाएगा। आइए यस सर। इसी का हम लोग को कंजुगेट फाइंड करना है। कंजुगेट फाइंड करने का मतलब ये होता है जो भी एंगल जैसा भी है उसका एंगल चेंज कर दो। अगर वो प्लस पे है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। माइनस डेल्टा प्लस थीटा माइनस VT बाई ZS। क्लियर है? अब यस हम सर। लोग क्या करेंगे, एस आउट का वैल्यू लिखेंगे VT इंटू IA का कंजुगेट। दैट इम्प्लाइज एस आउट इज इक्वल्स टू VT एट एन एंगल 0 पे था ये, तो सिंपली ये वाला टर्म वहां पे चला जाएगा, कॉपी हो जाएगा, Yes, हो sir. जाएगा ना। यस सर। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको उठा करके नेक्स्ट पेज में ले जाना है। कॉपी, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं। VT at an angle 0, EF by ZS at an angle theta minus delta minus VT by ZS at an angle theta, लिख सकते हैं ऐसा। अब एस आउट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो VT EF डिवाइडेड बाई ZS at an angle theta minus delta माइनस VT स्क्वायर बाई ZS at an angle theta। कितनों को ये इक्वेशन समझ आया? जब यही चीज तुम लोग मोटर के लिए निकालोगे एस इन, तो उसका क्या आएगा वो हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग को ये चीज सॉल्व करना। वहां पे आएगा VT एट एन एंगल 0 और यहाँ पे आ जाएगा VT बाई ZS एट एन एंगल थीटा माइनस EF बाई ZS एट एन एंगल, ये हो जाएगा डेल्टा माइनस थीटा, यहाँ पे डेल्टा प्लस थीटा हो जाएगा। इस तरीके से आएगा, देख लेना, कुछ गलती भी हो सकता है बट आई थिंक यही आना चाहिए। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, VT स्क्वायर बाई ZS एंगल थीटा, ये हो जाएगा EF VT बाई ZS एट एन एंगल थीटा प्लस डेल्टा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये हम लोग को इक्वेशन मिल गया है। इसको कर लिया हम लोग कॉपी, इसको कर लिया हम लोग पेस्ट। अब हमको अगर यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करना है, कैसा अप्रोक्सीमेशन सर? ये हमारा EF एट एन एंगल डेल्टा था, ये हमारा RA था, ये हमारा एक्सेस था। इफ RA इज इक्वल्स टू 0 दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा था, 90 डिग्री। देखे थे हम लोग, Yes, sir. यस सर। यस आज का सर। दिन तो हम लोग स्टार्ट ही वहीं से किए थे ना। दैट इम्प्लाइज ये जो बनेगा ये कैसा बनेगा, अब इस तरीके से, जो कि एक्चुअल डायग्राम है सिंक्रोनस मोटर का या सिंक्रोनस मशीन का। EF एट एन एंगल डेल्टा, ऐसे ही ये 90 हुआ, सारा जगह हम लोग 90 पुट कर देंगे ना डेल्टा जगह, तो एस आउट का क्या मिल जाएगा वैल्यू, VT EF डिवाइडेड बाई ZS एट एन एंगल 90 माइनस डेल्टा VT स्क्वायर बाई ZS। याद कर रहे हो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में भी हम लोग लॉसलेस कर दिए थे और आर को नेग्लेक्ट कर दिए थे वहां पे। यस सर। अब ये देखो ये जेड तो अब रहेगा नहीं ना, जेड तो अब एक्स बन जाएगा ना। यस सर। एक्स,
और एस आउट को ही हम लोग बोलेंगे पी आउट प्लस जे क्यू आउट। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो कि सर ये सब क्या थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना? वैसे लास्ट में सारा चीज क्लियर भी हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। और हम क्या बताएं, जब हम लोग को P लिखना है मतलब एंगल में सीधा कॉस ले लेना है, कॉस ऑफ एंगल। Q लेना है तो साइन ऑफ एंगल ले लेना है, बस बाकी सारा चीज सेम रहेगा। P आउट का क्या हो जाएगा? एफ बी टी बाई एक्स कॉस ऑफ 90 माइनस डेल्टा माइनस वी टी स्क्वायर बाई एस कॉस ऑफ 90। देख पा रहे हो यहां से कुछ तुम लोग को समझ में आ रहा है? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। यस सर। और ये तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है ना, इसी के लिए पी आउट का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया? पी एफ बी टी बाई एक्स साइन डेल्टा। कहीं देखा देखा सा इक्वेशन लग रहा है ये? हाँ सर, यस देखा सर। देखा सा लग रहा है। पी सेंडिंग एंड का जो फॉर्मूला आया था वी एस वी आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा, सही आया था ना? मतलब जितना पावर जनरेट कर रहा है उतना ही पावर ट्रांसमिट हो रहा है ना? यस फिर सर। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्यू आउट का। क्यू आउट क्या हो जाएगा? एफ बी टी बाई एक्स साइन ऑफ 90 माइनस डेल्टा माइनस वी टी स्क्वायर बाई एक्स साइन ऑफ 90। यही होगा ना? दैट इम्प्लाइज Yes. क्यू आउट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस डेल्टा, कॉस डेल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ई एफ वी टी बाई एक्स कॉस डेल्टा माइनस वी टी स्क्वायर बाई एक्स। बस अब हमारा और एक इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड सब समझ जाओगे तुम लोग। दैट इम्प्लाइज क्यू आउट इज इक्वल, दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? वी टी बाई एक्स ई एफ कॉस डेल्टा माइनस वी टी, ये आ गया ना? सर ये हम लोग का क्यू आउट आया है। उसी तरीके से अगर तुम लोग मोटर का सॉल्व करोगे वहां पे तो क्यू इन निकालेंगे ना हम लोग। क्यू इन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा वी टी डिवाइडेड बाई एक्स। ये बस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब वी टी माइनस ई एफ कॉस डेल्टा। करके देख लेना, हालांकि मोटर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम ये चीज फिर से डराइव करेंगे। अब देखो ये ई एफ कॉस डेल्टा आया है और ये वी टी आया है। इफ ये जनरेटर का बता रहे हैं, ठीक है? इफ ई एफ कॉस डेल्टा इज इक्वल्स टू वी टी, तब तो क्यू रिएक्टिव पावर 0 होगा। इसी को बोला जाता है नॉर्मल एक्साइटेशन। इफ ई एफ कॉस डेल्टा इज ग्रेटर देन वी टी, इसको बोला जाता है ओवर एक्साइटेशन। इफ ई एफ कॉस डेल्टा इज लेस देन वी टी, इसी को बोला जाता है क्या? अंडर एक्साइटेशन। तो ये जब हम लोग मोटर पढ़ेंगे, आज हम तुम लोग को ये हिंट दे दिए कि कैसे क्या होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम है। ये जो कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं ये मोटर जनरेटर दोनों के लिए यही है, ठीक है? अब देखो ये क्यू आउट का एक्सप्रेशन हम लोग का कुछ देखा देखा सा लग रहा है। और सिंक्रोनस मोटर, ये किसके लिए है? और सिंक्रोनस जनरेटर।
एक तुम लोग को एक्सप्रेशन ये भी है ना, क्यू एस इज इक्वल्स टू क्या था, एस बाई एक्स वी एस वी आर कॉस डेल्टा माइनस वी एस, ऐसा ही कुछ था ना? यस सर। क्या था वो Yes, थोड़ा sir. देख करके बता दो। सब कोई देखेंगे क्लास 14 का स्लाइड नंबर 14-15, ठीक है, जब भी तुम लोग देखोगे उस टाइम पे वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वी एस है माइनस वी आर कॉस डेल्टा, और हम लोग इसको कंपेयर कर रहे थे सिंक्रोनस मोटर से ना, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए। वहां पर ही का वी एस जनरेटर का मतलब मोटर का वी टी, वहां पर ही का वी आर जनरेटर का ई एफ, याद हो जाएगा ना? अंडर एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड का केस यहाँ पे लिखा गया है। जो हम लोग वहां पे मोटर को अंडर एक्साइटेड कर दे रहे थे तो वो ओवर वोल्टेज के लिए यूज हो रहा था, या फिर रिएक्टर की तरह काम कर रहा था। ओवर एक्साइटेड कर रहे थे तो फिर वो कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा था। वो कंसेप्ट यहाँ से रिलेट होता है, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूला, ये कैसा है, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला फॉर ट्रांसमिशन लाइन है ना, वो भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, नहीं फॉर ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, चलो ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन मतलब जनरेटर का, मोटर का, ट्रांसमिशन लाइन का सारा फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे एग्जैक्ट सेम है, लेकिन कुछ सिमिलर दिखाई दे रहा है ना। यस सर। अगर किसी एक को हम लोग अच्छे से याद करेंगे और सिर्फ हम लोग ये याद कर लेंगे कि सिंक्रोनस मोटर का जो वीटी है वो ट्रांसमिशन लाइन का वीएस है, सिंक्रोनस मोटर का ईएफ है वो ट्रांसमिशन लाइन का वीआर है, हो गया कहानी खत्म। मतलब वो भी याद नहीं करना है, वो भी ये फिगर से तो हो ही जाएगा ना। ये फिगर से ट्रांसमिशन लाइन ऐसा बनता है ना, यहाँ पे प्लस माइनस वी एस, यहाँ पे प्लस माइनस वी आर, यहाँ पे वी एस है, यहाँ पे वी टी है, यहाँ पे वी आर है, यहाँ पे ई एफ है। अगर जनरेटर से कंपेयर करेंगे, जनरेटर से देख लो, यहाँ पे वी एस है, यहाँ पे ई एफ है, और यहाँ पे वी आर है, यहाँ पे वी टी है, बाकी तो सारा चीज सेम है ना यहाँ पे जो भी है। तो इस तरीके से हम लोग को कंपैरिजन बेसिस पे अगर हम लोग याद करेंगे तो हम लोग को कम चीज याद करके ज्यादा चीज समझ आता है। क्लियर हो रहा है ना तुम लोग को पॉइंट? और देख रहे हो ना सारा चीज एक पॉइंट पे हम ले आए, मशीन, पावर सिस्टम, और यही सब तो क्वेश्चन आता है ना। और समझना पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज है। ऐसा नहीं है कि पावर सिस्टम में भी फेजर डायग्राम है, सिंक्रोनस में भी फेजर डायग्राम है, ट्रांसफार्मर में भी फेजर डायग्राम, इंडक्शन में भी फेजर डायग्राम है, सब जगह सारा फेजर डायग्राम एक ही फेजर डायग्राम है, बस कुछ कुछ नाम अलग है और फेजर डायग्राम में घुमा रहा है, हर जगह आरएल सर्किट ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप।